नमस्कार। आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की एक और सूची से जुड़ी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई देंगे, तो जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में होंगे। वहीं रामपुर से आजम खान चुनावी मैदान में कूदेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कैराना चुनावी मैदान में उतरेंगे नाहिद हसन। सहारनपुर से संजय गर्ग को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 159 उम्मीदवारों की ये सूची जारी कर दी गई है, जिसमें करहल सीट से खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। बेहट से उमर अली खान को टिकट दी गई है। नकुड़ से धर्म सिंह सैनी उम्मीदवार बनाए गए। सहारनपुर नगर से संजय गर्ग, सहारनपुर देहात से आशू मलिक, देवबंद से कार्तिकेय राणा को टिकट दी गई, जबकि गंगोह से इंद्रसेन, कैराना से नाहिद हसन, चरथावल से पंकज कुमार मलिक, नजीबाबाद से तस्लीम अहमद, नगीना यानी एससी रिजर्व सीट है जहां से मनोज कुमार पारस चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़ापुर से कपिल कुमार को टिकट दी गई, जबकि धामपुर में नईमुल हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। चांदपुर में स्वामी ओमवेश, नूरपुर से राम अवतार सिंह, जबकि कांड से कमाल अख्तर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई देंगे। ठाकुर द्वारा से नवाब जान को टिकट दी गई। मुरादाबाद से मोहम्मद नासिर, मुरादाबाद नगर से मोहम्मद यूसुफ अंसारी, कुंदरकी से जियाउर रहमान को टिकट दी गई, जबकि बिलारी से मोहम्मद फ़हीम इरफान को टिकट दी गई। चंदौसी यानी एससी सीट विमलेश को टिकट दी गई। असमौली से पिंकी सिंह उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकती दिखाई देंगी। संभल में इकबाल मसूद को टिकट दी गई, जबकि गुन्नौर से राम खिलाड़ी सिंह चुनावी मैदान में होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से संजय गर्ग को टिकट मिली। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में होंगे, जबकि मैनपुरी की करहल सीट से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोकते दिखाई देंगे। हालांकि ये पहली बार है जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सपा की ओर से एक बार फिर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई। 159 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सीट करहल भी शामिल है, जहां से वो चुनावी ताल ठोकते दिखाई देंगे। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में होंगे। सहारनपुर से संजय गर्ग को टिकट दी गई। समाजवादी पार्टी की एक और सूची जो जारी की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में उम्मीदवारों की सूची भी एक के बाद एक सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो उधर उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा रही है। रामपुर से आजम खान चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब ये साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी की ओर से एक और सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी गई, और इस बार 159 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है, जिसमें खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम शामिल है, जो कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से चुनावी ताल ठोकते दिखाई देंगे, जबकि सहारनपुर से संजय गर्ग को टिकट दी गई। 159 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की ये सूची आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में होंगे। रामपुर से आजम खान की टिकट फाइनल हो चुकी है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम पहले ही शामिल हो चुका है। समाजवादी पार्टी की एक और सूची 159 उम्मीदवारों की जिसे जारी कर दिया गया है, जिसमें अखिलेश यादव के नाम का जिक्र है। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। करहल से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोकते दिखाई देंगे, तो रामपुर से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान चुनावी मैदान में होंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सीटेन न्यूज से खास बातचीत में ओपी राजभर की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि दयाशंकर सिंह को हम चुनाव लड़वाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, जिन्होंने टिकट को लेकर ये सीधा कहा कि दयाशंकर सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता तो वो टिकट देने को तैयार हैं। दरअसल स्वाति सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हो चुका है। संभवतः ऑडियो में दयाशंकर सिंह ने ही इसे वायरल करा है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। साथ ही ओपी राजभर की तरफ से स्पष्ट ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी अगर पति पत्नी का टिकट काट सकती है तो किसी तीसरे को उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में ओपी राजभर की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि अगर बीजेपी दयाशंकर सिंह का टिकट काटती है या फिर स्वाति सिंह का टिकट कटता है तो वो टिकट देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान अब लगातार तेज होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जहां तेज होते दिखाई दे रहे हैं, तो दल बदल की संभावनाएं अभी भी लगातार बनी हुई है। जबकि
चुनावी बेला में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। अब संभावनाएं इस तरह की कम बस्ती दिखाई दे रही हैं कि दल बदल की संभावनाएं हो, लेकिन ये ऑफर जो ओपी राजभर की तरफ से दिया गया है, सो भाजपा की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि बीजेपी दयाशंकर सिंह का टिकट काट सकती है, स्वाति सिंह का टिकट काट सकती है। अगर ऐसा होता है तो ओम प्रकाश राजभर उन्हें टिकट देने को तैयार हैं। सीजन न्यूज के साथ बातचीत में ओपी राजभर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि दयाशंकर सिंह को हम चुनावी मैदान में उतारने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इस बात को लेकर अटकलें हैं। दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि बीजेपी के कई मंत्री अभी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। उधर ओपी राजभर की तरफ से ये दावा किया गया कि दयाशंकर सिंह उनके साथ संपर्क में हैं और अगर बीजेपी की तरफ से उनका टिकट काटा जाता है तो वो टिकट देने को तैयार। सीटन न्यूज के खास बातचीत में ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा सीटन न्यूज से बातचीत के दौरान, ये भी हम आपको सुनाते हैं। अच्छा, दयाशंकर सिंह जी वाला एपिसोड खत्म हो गया या अभी कहीं कुछ चल रहा है सर? चल रहा है अभी चल रहा है। क्या चल रहा है सर, थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए, पति पत्नी का झगड़ा है, दोनों लोग 21 सीट पर टिकट मांग रहे हैं। दयाशंकर बेचारे सोच रहे हैं कि इस बार नहीं लड़ेंगे तो फिर बुढ़ाई आ जाएगी, क्या लड़ेंगे। तो उनकी मंशा है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी अगर टिकट उनको नहीं देगी तो फिर हम तो उनको लड़ाएंगे। अच्छा, अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो आप लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे। बहुत बड़ी खबर है ये सीटन न्यूज़ के दर्शकों के लिए। दयाशंकर सिंह जी जो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, सरोजनी नगर से प्रबल प्रत्याशी हैं। हालांकि वहां पर पेच फंसा है, स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह और महेंद्र सिंह के बीच में मंत्री जी हैं। सर, और भी कुछ लोग हैं क्या लाइनअप आपके टच में? आपने देखा नहीं कि लखनऊ तक इस्तीफा पहुंच गया? देखा ना, वो तो इतना अंकुश सब लगा दिए कि ठंडा गया और अभी हम माने लगे हुए हैं। देखिएगा ना, अभी चरणबद्ध क्या क्या होता है, खेल देखते जाइए। जहाँ तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सीटन न्यूज़ के बातचीत के दौरान का आपको सुना रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये दावा भी किया गया कि बीजेपी के कई मंत्री उनके साथ संपर्क में बने हुए हैं। और दयाशंकर सिंह को लेकर स्पष्ट ओपी राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी की तरफ से उनका टिकट काटा जाता है तो सुभाषपा उनको टिकट देने को तैयार है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ज़ेबा यास्मीन जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। महेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा, और अब से कुछ ही देर बाद दयाराम भार्गव हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राघवेंद्र सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। दयाशंकर सिंह जी का मोह भंग हो रहा है क्या बीजेपी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब अपने पत्रकार बंधु अटकलें लगा रहे हैं। ऐसी कोई विषय नहीं है। दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं और काफी पुराने संगठन से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़े हुए हैं। और चाहे स्वाति सिंह हो चाहे दयाशंकर सिंह हो, दोनों लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें से कोई ऐसी कोई हमें लग रहा सच्चाई नहीं है कि अन्य किसी पार्टी से वो टिकट की चाहत रखते हैं। राजभर जी कोई बयान दे सकते हैं, वो कुछ कर भी सकते हैं। अखिलेश यादव भी कोई बयान दे सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। उनके यहाँ परंपराएं दूसरी है, व्यवस्थाएं दूसरी है। हमारे यहाँ टिकट का जो व्यवस्था दी गई है तो उसमें ऐसी व्यवस्था है कि पारदर्शी तरीके से टिकट वितरण होता है जी। हमारे यहाँ जिले से जो पैनल होता है वो प्रदेश में जाता है स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है। नहीं, ये तमाम बातें तो ठीक है, विमर्श किया जाता है। राघवेंद्र सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि धुआं वही उठता है ना जब चिंगारी होती है। भारतीय जनता पार्टी में जो तरीका है उस तरीके से टिकट वितरण किया। राघवेंद्र सिंह जी, ये ठीक है, आपने नियम कायदा बताया कि टिकट फाइनल होने से पहले किस तरह की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। ये माना जाए कि दयाशंकर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे, बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको हो सकता है चुनाव लड़ाया जाए, या हो सकता है चुनाव जब सरकार बने उसके बाद उनका समायोजन किया जाए, या हो सकता है संगठन में दायित्व दिया जाए। यह संगठन का तरीका है हमारे यहाँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी ही, या भारतीय जनता पार्टी इनको एमएलसी बनाएगी, या भारतीय जनता पार्टी इनको संगठन में दायित्व देगी। ओपी राजभर ने साफ ऑफर दे दिया है।
राघवेंद्र जी, व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं राघवेंद्र है। जी, अगर मेरी राघवेंद्र आवाज जी आप कुछ तक भी पहुंच कर रही है, सकते हैं। मेरी भाई, आवाज अगर उनके आप तक यहाँ पहुंच पे रही है, व्यक्तियों की तो पार्टी ओपी है, राजभर साहब ने वो तो कुछ सीधा भी कह ऑफर दे सकती दिया है, कुछ भी कर कि सकती भारतीय है। जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमारे द्वार खुले हुए हैं। नहीं नहीं, हमें लग रहा है ये कोई उचित बात नहीं है। ये चाहे दयाशंकर सिंह हो या स्वाति सिंह जी हो, ये लोग बहुत लंबे समय से संगठन में काम किए हुए, ये लोग अन्य दल से चाहत नहीं रखते टिकट की। ज़ेबा यास्मीन जी, क्या कहिएगा? देखिए, अगर एक ही परिवार के 2 लोग टिकट मांग रहे हैं तो स्वाभाविक है मिलेगा तो एक को ही और दूसरा नाराज होगा। जी। तो राजभर जी ने तो साफ संकेत दिए हैं कि ठीक है, अगर आपको टिकट ही चाहिए और टिकट की लड़ाई है तो आप यहाँ से ले लीजिए, लेकिन देखिए उस पे मोहर तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लगाएंगे। तो इसलिए अभी औपचारिक रूप से ऐसा कुछ ना बात हुई है, ना चर्चा हुई है, ना ही औपचारिक रूप में वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो इस पे कुछ ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, और जितना भीतरघात, जितनी इंटरनल इनके कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सबके सामने आ रही हैं और दिख रही हैं लोगों को कि जिस तरीके से खुले मन से इनके अंदर ही टिकट को लेके लड़ाई और झगड़े हैं वो लोगों को दिख रही है। काम भले ही विधानसभा में ना किया हो, लेकिन एक ही घर के 2 लोग बहुत ही दावेदारी में उतर चुके हैं। काम भले ही विधानसभा में कुछ ना हुआ हो, नहीं, लेकिन गठबंधन टिकट के के साथ नाम ही पे आपने कहा दोनों कि ही लोग समाजवादी पार्टी टिकट मांग रहे हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला होगा। तो क्या ये माना बिल्कुल। जाए कि आपके सहयोगी की तरफ से अगर ऑफर दिया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के द्वार भी खुले रहेंगे? देखिए, वैसे तो मैक्सिमम टिकट्स डिसाइड हो चुके हैं, मैक्सिमम टिकट्स डिसाइड हो चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है कि हम टिकट के लिए विचार करें, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 1-2 ऐसे एक्सेप्शंस की जगह होती है, तो वो अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कंसीडर करेंगे तो अलग बात है, वरना मैक्सिमम टिकट्स तो वी हैव फाइनलाइज्ड। नहीं, हालांकि स्पष्ट तौर पर इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आ रही हैं ज़ेबा यास्मीन जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर धुआं कहीं पर उठ रहा है तो चिंगारी तो होगी। ओपी राजभर साहब तो ये तक दावा कर रहे हैं कि अभी भी कई मंत्री संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात आप कर रही हैं, तो उनकी तरफ से पहले ही कहा गया कि अब ना सिर्फ बीजेपी बल्कि किसी भी दल से हम किसी को लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कितनी प्रबल संभावनाएं मानी जाए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए कहा था क्योंकि टिकट को लेके उन्होंने कहा था कि टिकट लगभग फाइनल हो चुके हैं, तो अब ऐसी कोई एंट्री हम नहीं लेंगे जहां पे हम टिकट का आश्वासन दे पाए। बाकी तो लोग चले, बिल्कुल जयराम भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऑफर के पीछे का मकसद क्या। भार्गव साहब, क्या कहिएगा? आपने सुना ज़ेबा यास्मीन को, उनका कहना है कि जो भी फैसला होगा अखिलेश यादव की तरफ से लिया जाएगा। तो ये ऑफर क्या ओपी राजभर साहब की तरफ से, खुद की तरफ से दिया गया है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो अपने हिस्से की टिकट दे देंगे? देखिए, आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी जब से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग हुए हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दौरा करते हुए 403 विधानसभाओं में हमेशा नेताजी बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की मानसिकता को भांपते हुए पिछड़े दलित माइनॉरिटी के साथ में योगी सरकार ने जिस तरह भेदभाव किया है, उस दूरदर्शिता को स्पष्ट करते हुए, और दयाशंकर भाई अभी से नहीं पिछले 2 साल से आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ हमेशा बराबर मिलते रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हमें हटाना है तो उसमें चाहे दयाशंकर भाई हो या कोई हो, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई कैसे मिले, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की तो बात ही नहीं हो रही है इस वक्त। बात हो रही है टिकटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, दल बदल की जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, उनकी तरफ से पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि अब कोई जगह बची नहीं है, चाहे वो बीजेपी से आने वाले विधायक हों या फिर किसी अन्य दल से। अब नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। तो क्या सुभाषपा अपने हिस्से की टिकट देगी? बिल्कुल, अगर आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, और ये सच्चाई है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की मूलतः सारा कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं तो स्वागत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हिस्से में खाते में आती है, उनको जरूर सीट देके लड़ाया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? संपर्क में है ओपी राजभर के अभी भी? अरे वही नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे
उत्तर प्रदेश में आज भी 5 से 7 कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के पास मिलने के लिए रात के 12 बजे के बाद दरवाजा खटखटाते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही और है कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं अब आपको बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मैं स्वयं लखनऊ में मौजूद था। रात को 1:30 बजे लोग ऐसी टूटी फूटी गाड़ियों से आते, ऐसे छिपके आते हैं कि समझ में नहीं आता ये विधायक है या कैबिनेट मंत्री है। मैं असल बता रहा हूं आपको, और ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता से जो त्रस्त है, और जो विधायक या मंत्री बने हैं, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में योगी सरकार के नेतृत्व में रहते हुए उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो भी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज है। नहीं तो अगर दयाशंकर सिंह को जाना है तो समाजवादी पार्टी के साथ जाना बेहतर पसंद करेंगे, या आपको लग रहा है कि सुभाषपा के साथ जाने से उनका राजनीतिक करियर ज्यादा मजबूत होगा? नहीं, देखिए आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर, हमने कहा ना, नेताजी ने जो फैसला किया होगा कुछ सोच समझ के किया होगा भाई, उसमें क्या बात है। और अभी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे के शुक्ला जी, बहुत पुराने आरएसएस और कार्यकर्ता के रहे हैं, और अभी क्या नाम है गाजियाबाद से तो बसपा में जाकर के टिकट वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, इसका कहने का मतलब ये है खबरें भार्गव साहब तो इस बात की भी आई, बहुतायत लोग, दयाराम जी कुछ खबरें तो इस तरह की भी आई कि जो मेल मुलाकात की बातें आप कर रहे हैं कि ये मुलाकात तो हुई है और तकरीबन 3 घंटे तक बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है ये तो या दयाशंकर सिंह बता सकते हैं या फिर ओपी राजभर। कुछ खबरें तो इस तरह की भी हैं कि ओपी राजभर खुद बीजेपी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने वाली पार्टी है, जुमला बोलने वाली पार्टी है। और अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में ही जाना होता तो सत्ता सुख छोड़ करके क्यों बाहर आते? आप इसको समझिए। महेंद्र यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कितनी संभावनाएं दल बदल के खेल में अभी आपको दिखाई दे रही है? अब तो नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, अब तो प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में जुटे हुए हैं। अब टिकटों को लेकर कोई मंथन की स्थिति आपको लगता है? वो भी तब जब गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से कह दिया गया कि अब हम किसी को लेने नहीं जा रहे हैं। देखिए अक्षर जी, मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है वो संभवतः उन्होंने अपनी तरफ से ही ऐसा कहा है। हालांकि जो हिंदी और आंचलिक भाषाओं में जो बोलने का तरीका है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि उनको हम लड़वाएंगे। अब हम का आशा है मैं है यानी इनकी पार्टी से है, फूट डालने की कोशिश, या हमसे है, या पूरे फूट डालने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, फूट डालने की कोशिश तो वहां पर देखिए उस सीट पर तो भाजपा की फूट अपने आप में पड़ी हुई है। और अगर वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए तो या इस गठबंधन के लिए बेहतर यही होगा कि ये भी लड़ें और बागी होके वो भी लड़ें, तब इनको सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। दूसरा एक ये भी कहना मुझे इस पर जरूरी लगता है कि जब बात राजभर जी कर रहे हैं कि दलितों पिछड़ों और इसकी बात में, क्या दयाशंकर सिंह का ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है कि ये दलितों पिछड़ों और इनके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ते रहे हों? और अगर ये भाजपा को हराना चाहते हैं, दयाशंकर ने तो कभी कहा नहीं है कि उनकी प्राथमिकता है। उनकी ऐसा लगता है कि एक समस्या दयाशंकर सिंह ऐसी समस्या बन गए हैं जिनको विधानसभा में हर हालत में पहुंचाना है। यानी राजभर जी के बयान से भी यही लग रहा है कि अगर भाजपा नहीं देती है तो हम उनको लड़वाएंगे। यानी इतना जरूरी कैंडिडेट ये हो गए हैं कि या तो वो भाजपा से पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम दे देंगे। यानी इसमें कहीं कोई सिद्धांत की बात या विचारधारा की बात कहीं कोई लगी नहीं रही है। दयाशंकर सिंह वो लगातार कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे या हम नहीं लड़ेंगे तो स्वाति लड़ेंगी, परिवार से एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है मंत्री स्वाति सिंह का, जिसमें उनके पति के साथ दयाशंकर सिंह के साथ उनके किस तरीके के रिश्ते हैं या फिर किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तमाम बातों का जिक्र है। हालांकि सीटन न्यूज़ उस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तमाम सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह साहब, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये ऑडियो जानबूझकर वायरल कराया गया? दोबारा प्रश्न दोहरा दीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसमें स्वाति सिंह की बातचीत है। हालांकि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अगर वाकई में स्वाति सिंह का ऑडियो है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है कि एक मंत्री इस तरह से अपनी पीड़ा बयां करती है जिसमें वो खुद अपने घर में प्रताड़ित हो रही है, तो आखिर वो दूसरों को इंसाफ कैसे दिला पाएगी जब वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाती? इन दोनों के पारिवारिक रिश्ते बहुत ही मधुर हैं। और ये ऑडियो जो वायरल हुआ है वो निश्चित रूप से किसी की साजिश है। इसमें शायद स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह हो, इनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो इसमें जो ऑडियो वाला विषय है इसको तो आप हटा ही दीजिए। रही आपके राजभर जी की बात,
राजभर जी अपने जो सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। इस प्रकार दयाशंकर सिंह की तरफ से ऐसा कोई विषय नहीं है, ना स्वाति सिंह की तरफ से ऐसा विषय है। ये लोग बहुत ही बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लंबे समय से, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में भी नहीं थी, उससे बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के समय, जब मैं बात कर रहा हूँ 35 साल पुराने, हमारे व्यक्तिगत संबंध है उनसे, तो इस प्रकार की जो अटकलें लगाई जा रही हैं या इस प्रकार के सर, चुनावी बेला में मेल मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए? राघवेंद्र सिंह जी, 3 घंटे तक मुलाकात होती है, कुछ तो बातचीत हुई होगी ना? नहीं, हो सकता है बातचीत कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है। ये सब बिल्कुल आप सिरे से नकार दीजिए। दयाशंकर सिंह या स्वाति सिंह किसी अन्य दल में जाने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। तो स्वाति सिंह को बीजेपी टिकट देने जा रही है या इस बार बारी दयाशंकर सिंह की आ सकती है? निरर्थक है। राघवेंद्र मैं पूरी तरीके से आश्वासन दे रहा हूँ, दयाशंकर सिंह हो चाहे स्वाति सिंह हो, उनमें कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। नहीं, लेकिन एक ज़ेबा यास्मीन जी, एक सवाल तो उठेगा कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मुलाकात हो रही है, कई कई घंटे की बातचीत हो रही है, तो धुआं उठाया, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो होगी। देखिए, ओपी राजभर जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, और उनकी बात को इतने हल्केपन से भी नहीं ले सकते, जैसे ये साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो ओपी राजभर जी कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मुलाकात हुई होगी, कोई ना कोई उन्होंने बात रखी होगी दयाशंकर जी ने। ओपी राजभर जी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है और इतना बड़ा आश्वासन वो दे रहे हैं, तो हो सकता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी कोई बात हुई हो, और वो कोई बात रखेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टालेंगे भी नहीं। तो जो भी बात होगी वो सामने आएगी, लेकिन औपचारिक रूप से अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक, महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। सफाई तो इस पर आनी चाहिए थी कम से कम। अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, स्वाति सिंह सामने आ जाती या कम से कम दयाशंकर सिंह सामने आ जाते कि इस तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं निराधार हैं, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, ये जानकारी मिली है जो खबरों में आया है कि स्वाति सिंह ने इनकार नहीं किया है कि ये वीडियो है। उन्होंने ये कहा है कि ये पुराना है, लेकिन जिस तरह की जो बातचीत है उससे ये नहीं लग, वो उन्होंने कहा है कि 2008 का है ये, लेकिन जो बातचीत हो रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 2008 का है। 2000 में तो वो केवल घरेलू महिला थी। अब वो बात कर रही है कि नहीं, हमारे काम करने में दिक्कत है, आप कागज लाइए, ये लाइए, वो लाइए, यानी एक वो मंत्री की तरह बात कर रही हैं। तो ये पुराना हो सकता है, लेकिन ये इनके मंत्री बनने के बाद का ही वीडियो है, और इसको इन दोनों ने इनकार नहीं किया है। दयाशंकर से पूछा गया जब बात, उन्होंने कहा कि भाई जिनका ऑडियो है उनसे पूछिए, और स्वाति सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पुराना वीडियो है। यानी, और मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों का ये कथित ऑडियो की बात हम किनारे भी कर देते हैं, तो दयाशंकर सिंह को सामने आना चाहिए था। नहीं, अरे अगर टिकट चाहिए, आचार संहिता लग चुकी है तो आप सामने आना ही चाहिए। अभी जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि कई बार रात को लोग टूटी फूटी गाड़ियों में आ रहे हैं। अरे आचार संहिता लगने के बाद में आप भाजपा को हटाना चाहते हो और आप खुलेआम नहीं आ पा रहे हो, तो ये तो मतलब किस तरीके की बात है फिर? तो दयाशंकर सिंह को अगर चाहिए तो उनको पहले स्टैंड तो लेना चाहिए कि वो भाजपा को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं। पहले अपने सिद्धांत तो क्लियर करें। उसकी सीट की बात तो तब में आती है, और सीट की बात फिर आगे उस पर यह भी आती है कि भाई वो सीट सुभाषपा को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, या अखिलेश यादव अपने आप से देंगे कि नहीं देंगे या नहीं देंगे। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो वो क्लियर होने की जरूरत है। उन दोनों की तरफ से तो साफ साफ अभी तक जो आया है कि वो दोनों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में है, परिवार एक है, और इसके अलावा कोई एक ही लड़ेगा। या तो स्वाति सिंह लड़ेंगी तो दयाशंकर सिंह नहीं लड़ेंगे, दयाशंकर सिंह नहीं लड़ेंगे तो स्वाति सिंह नहीं लड़ेंगी। उनकी तरफ से यही बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही बात आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का अपना एक दावा है, लेकिन और उनका कहना है कि जो बातचीत होती है वो छुपके होती है, अलग से होती है। तो लेकिन इस समय अब इतना आचार संहिता और कैंडिडेट की घोषणा हो रही, अब भी आप छुपके कर रहे हैं, तो ऐसी प्रत्याशियों पर भरोसा करने का क्या मतलब बनता है? दयाराम भार्गव साहब, ये ऑफर सिर्फ दयाशंकर सिंह के लिए है या अगर स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिलती है उनके लिए भी ऑफर काम करेगा? देखिए, हमने पहले भी कहा, चुनाव से पहले आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री उनके संपर्क में हैं, 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी लोग हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं। कोई भी राजभर के बातों को एक हंसी मजाक में ले जाया करते थे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता, बिरला ही कोई नेता होगा जो सच्चाई से मुखर होकर के बात रखने का काम करता है। ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है जो गोलमोल की बात करते हैं। आदरणीय नेताजी
अभी से नहीं, दयाशंकर आपने देखा होगा। मेरा कहना है मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दयाशंकर जी मेरी ने बात तो सुनिए, बताया मेरी होगा बात कि वो सुनिए। भाजपा को हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते। आपने राजभर की बात करी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी इसके पहले आपने कहा वो हमेशा सुर्खियों में बने रहने का काम करते हैं। मान्यवर, आपको जान करके बड़ा हर्ष होगा, इसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में जब योगी जी ने पिछड़ों का हक लूटा, तो यही ओम प्रकाश राजभर मुकर हो गया है। मुद्दे पे 68,500 तो मुकर हो गया है। मैंने कब कहा कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं? तो फिर बता रहा हूं, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अगर हम मुद्दा उठाएं तो सुर्खियों की बात होती है क्या? इसका मतलब चले जाइए भारतीय जनता पार्टी, चले जाइए आरएसएस के खेमे में, वहां कुछ बोलना नहीं है, नहीं हजूरी करना, गुलामी करना नहीं। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल दयाराम भार्गव गुलाम नहीं है। सुनिए ना भार्गव साहब, बिल्कुल नहीं, प्रकाश राजभर नहीं, महेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजभर जी सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आपने कहा यादव जी, आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुद्दा उठाना सुर्खियों में रहना, हाँ, भारतीय समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता सुर्खियों में रहना चाहता है। ये आरोप तो राघवेंद्र सिंह की पार्टी भी लगा रही है, वही लगा रहे हैं, दयाराम भार्गव। इनको सुनाई नहीं दे रहा है, ये आरोप समझ तो में नहीं आया। बीजेपी भी लगा रही है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ इस तरह की हवाबाजी करने की आदत लग चुकी है। आप ये बताइए, लखनऊ के सदन में जब गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर वर्तमान विधायक विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी आवाज नहीं उठा पाए और विधानसभा अध्यक्ष ने बैठा दिया कि यही ओम प्रकाश राजभर उनकी आवाज बने। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 200 विधायक राजभर के साथ, सत्ता पक्ष के साथ, उनके साथ धरने पे बैठने का काम किया। योगी जी को बाहर से आकर के उसको बड़े मुश्किल से अमित शाह जी को आकर मैनेज करना पड़ा। मैंने बात कहा, अगर आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो पहला चरण है, सुनिए ना, तो पहला चरण है, सुनिए ना, अभी तो पहले चरण की वोटिंग होनी है। हालांकि दल बदल के रास्ते आपके गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी की तरफ से कहा गया कि अब बंद हो चुके हैं। जेबा जी को आपने सुना? वो इसलिए कहा गया, जेबा यास्मीन जी की तरफ से भी कहा गया, मैं बता दूं, वो इसलिए कहा गया कि ऐसा लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे ही विधायक चले जाए तो हम किसको लड़ाएंगे और किसके? भाई समाजवादी के भी तो अपने लोग प्रत्याशी हैं, तो टिकट सारे रिजर्व है, चले आएंगे तो लड़ाएंगे किसको? दयाशंकर सिंह के लिए टिकट रिजर्व है। बिल्कुल, अगर आदरणीय नेताजी ने कहा तो उनके लिए टिकट है। अगर वो सीटन न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम टिकट देने को तैयार हैं, आइए स्वागत है, बिल्कुल टिकट फाइनल है। बिल्कुल, अगर नेताजी ने कहा तो जेबा यास्मीन जी कुछ कहना चाह रही थी। जेबा जी, हमका मतलब आई या भी? जेबा जी, आपके साथी तो कह रहे हैं कि हमारे दिल में जगह है, अगर वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, टिकट भी फाइनल है, हम टिकट अपने हिस्से की दे देंगे। देखिए, मैं आपसे फिर अपनी पार्टी जेबा जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। राघवेंद्र गर्ग साहब, फिलहाल जो परिस्थितियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से दल बदल का खेल भी चल रहा है, ये बात निसंदेह कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी इस बार बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार मुखर रूप से चुनावी मैदान में है और जिस रास्ते पर आप चल रहे थे उसी रास्ते पर चलकर आपको पटखनी देने की पूरी तैयारी है छोटे छोटे दलों के साथ। अगर बीजेपी में इस तरह की सेंधमारी और होती है तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के सामने और चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? मैं देखे, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, मात्र 10 मार्च का इंतजार करिए। हम लोग विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लाएंगे। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इतनी कलाबाजी कर ले, चाहे जितना इधर उधर घूम ले, हम लोग जो है विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लाएंगे। अभी आप टिकट वितरण देखिए, कैराना से नाहिद हसन को इन्होंने टिकट दिया है, बुलंदशहर से हाजी यूनुस को दिया है, हापुड़ से चौधरी असलम को दिया है। ये लोग बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं, दर्जनों मुकदमे इनके ऊपर लंबित है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण देख लीजिए, हम लोगों ने सामान्य सीट से भी ऐसे समाज राघवेंद्र सिंह साहब, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है। उसके अलावा हम लोगों इस बार आप भले ही फूक फूक कर कदम रखें, दलितों पिछड़ों को टिकट दिया। राघवेंद्र सिंह साहब, एडीआर की रिपोर्ट में भार्गव साहब आ रहा हूं आपके पास। भार्गव साहब थोड़ा सा डर रखिए। 52 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जयराम भार्गव जी, सर सुनिए ना, जयराम भार्गव जी, 19 अपराधी मुकदमा था, सीएम बनते उन्होंने वापस ले लिया। किसकी आप बात करते हैं? और बारी बारी सुनिए, अरे जयराम भार्गव जी, जयराम भार्गव जी, अरे भार्गव साहब सुनिए ना, सर प्लीज सुनिए, जयराम भार्गव जी, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर बारी बारी से अगर अपनी बात रखेंगे, जयराम भार्गव जी सुनिए, प्लीज सुनिए, बारी बारी से अगर अपनी बात रखेंगे, लोगों को बेहतर तरीके से
मैं अपने राघवेंद्र घर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। आप सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन ये है कि अगर बारी बारी से अपनी बात रखेंगे तो कम से कम आपकी पार्टी की नीति क्या है, नियत क्या है, कम से कम ये लोगों तक स्पष्ट पता चलेगा ना। सवाल करने के लिए मैं हूं ना। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, राघवेंद्र सिंह साहब, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। दावा आपने कहा कि भाई हम तो 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, भाजपा की सरकार बनना तय है। ये दावा तो तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आपने ये जो बात कही है कि जो टिकट दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, गुंडे बदमाशों को टिकट दी जा रही है, सर एडीआर की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है, उस पर भी 2 लफ्ज बोल दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे इतनी उछल कूद मचा ले, विकास और सुशासन के एजेंडे पर आना ही पड़ेगा। याद करिए, जब 2017 में समाजवादी पार्टी ने सरकार छोड़ी थी तो बेरोजगारी दर 17.5% थी। ये सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सर क्रिमिनल्स की बात कीजिए ना, अब आप रोजगार पर आ गए। अभी आप अपराधों की बात कर रहे थे, अब आप रोजगार पर आ गए। 4.5% राघवेंद्र सिंह जी, हम रोजगार पर भी बात करेंगे, आई प्रॉमिस। हम विकास कार्यों पर भी बात करेंगे, लेकिन राजनीति में अपराधीकरण की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एडीआर के आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। सबसे ज्यादा जिन पर केस हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे चुने गए, सबसे ज्यादा करोड़पति विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की। आप एडीआर की रिपोर्ट को झुठला दीजिएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मुकदमे हैं वो सब राजनीतिक मुकदमे हैं। हम लोग स्थापित अपराधियों को टिकट देने वाले नहीं है। मुख्तार अंसारी क्या सामान्य व्यक्ति है क्या? चलिए देखिए, अभी देखिए, अभी जेबा यास्मीन की तरफ से अभी सीधा आरोप आएगा। अभी जेबा यास्मीन की तरफ से सीधा आरोप लाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद आपराधिक मुकदमे थे जिनको हटा दिया गया। जेबा यास्मीन जी, जेबा यास्मीन जी, अरे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग बनाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उत्तर ठीक है राघवेंद्र जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। जेबा जी, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति में अपराधीकरण को समाजवादी पार्टी बढ़ावा दे रही है, हम तो रामराज लाना चाहते हैं। देखिए, इनका रामराज जो आया है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बता चुकी है, नीति आयोग की रिपोर्ट बता चुकी है, सब कुछ सबके सामने है। ये माने ना माने, अपने ही सरकारी आंकड़े नहीं मानते तो इनको कोई दूसरा उतर के राम नहीं समझा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपने ही आंकड़े नहीं मानते हैं, ये दुनिया को झूठा साबित करना चाहते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने लिस्ट घोषित करी है, उसमें 30% लोग के ऊपर संगीन धाराएं हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी पे संगीन धाराएं थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पे संगीन धाराएं थी जो उन्होंने वापस ले ली। धाराएं वापस ले लेने से आपका जो इतिहास है, आपराधिक इतिहास है, वो नहीं मिट जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि राघवेंद्र जी मानेंगे नहीं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो साफ है और जनता के सामने हैं। हमने जितने लोगों को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने अपने पेज पे अधिकारित रूप से उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं उसको प्रकाशित कर दिया है। हमने किसी से, जनता से कुछ छुपाया नहीं है। नाहिद हसन जी की बात है, उनका भी जो नामांकन था वो आज अप्रूव कर दिया गया है। अगर वो कहीं से नहीं होता तो सवाल आप चुनाव आयोग से कर सकते हैं, उनका लेटर भी अप्रूव हो गया है, उसको कैंसिल नहीं किया गया है। तो राघवेंद्र जी क्या कहेंगे वो सही गलत नहीं है। तो आप जो ये मानते हैं कि आंकड़े नाहिद हैं वो हसन पर सही जो आरोप गलत लगे हैं वो बताएगा। जहां तक बेबुनियाद की है, परसेप्शन बनाने की बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाहिद हसन पर जो आरोप लगे हैं बेबुनियाद है, उनको साजिशन फंसाया गया, राजनीतिक साजिश है। मुख्तार अंसारी और इनका नाम लेते हैं, धनंजय सिंह जो भी क्रिकेट खेलते हुए पाए गए थे उनका तो कभी नहीं नाम लेते ये। तो आप जब अपराधियों की बात करिए तो हर जाति के अपराधियों की बात करिए, एक ही जाति को टारगेट क्यों करते हैं बैठ के आप? पूरे उत्तर प्रदेश में आज संबित पात्रा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, यही 2 गुंडे मवाली है। आप बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन आप सूची जारी करिए ना कि उत्तर प्रदेश में टॉप 10 गुंडे कौन है और सबके घर पे बुलडोजर चलवाइए। खाली जाति देख के आप गुंडे मवाली क्यों बताते हैं? धनंजय सिंह के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? क्या वाकई में लग रहा है कि जानबूझ कर कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है? ठीक है जेबा जी, मैं देखो खुले तौर पे मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जात ही देख के कर रही है। अगर पिछड़ा है तो बुलडोजर चढ़ेगा, दलित है तो बुलडोजर चढ़ेगा, और अगर माइनॉरिटी मुसलमान है तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन सीएम के
जो सीएम उत्तर प्रदेश में है, अगर उनकी जाति का है तो वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। वो आपको मैं साबित करता हूं। कितने, एक मुकेश राजभर साइकिल चोर था आजमगढ़ का, मैं आपको बता रहा हूं, साइकिल चोरी का उसके इल्जाम था, उसको कानपुर से उठा करके बाबा की पुलिस एनकाउंटर कर देती है। आज तक सीबीआई जांच है, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम मुख्यमंत्री जी नहीं किए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ऐसे तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश 75 जिलों में जो क्या नाम है फर्जी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन बाबा जी की पुलिस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। सिर्फ नहीं, उन्होंने काम आपको किया। ये लग रहा है मैं कि आपको बता रहा हूं, नहीं, ये मैं आपको पूरी ये लिस्ट आपको बता ये रहा लग रहा है मुझे भार्गव साहब, अगर आप- उत्तर आपको प्रदेश ये- में मुख्तार अंसारी, मेरी बात सुनिए राघवेंद्र भाई, इनको चुप कराइए। बिना साक्ष्यों के बात कर रहे हो, मुकदमा कायम कराइए। आप लोग क्या घाटी ले रहे हो? राघवेंद्र सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नोएडा का जयराम जितेंद्र भार्गव साहब, यादव, सुनिए राघवेंद्र जी, चिल्लाइए मत, गला फट जाएगा। नोएडा का जितेंद्र यादव बाबा जी का पुलिस एनकाउंटर कर देता है। फर्जी था कि नहीं था? बात करते हैं आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपकी सारी कमियां। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह इस समय जेल में है, 28 मुकदमे, गिरजेश सिंह है 106 मुकदमे, वाराणसी से है, धनंजय से 46 मुकदमे, नहीं, जयराम भार्गव जी, जयराम भार्गव जी, जयराम भार्गव जी, 83, जयराम भार्गव जी। चंदेल 37, अरे सर सुनिए ना। 39, मैं बता रहा हूँ सर ये लिस्ट मेरे पास भी है, सुनिए, ये लिस्ट मेरे पास भी है। ये स्थिति, सर सुनिए ना, सर सुनिए, चीखने से नहीं होता है ना, चीखने से नहीं होता ना सर, सुनिए, आराम से बात कीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि दूध की धुली तो कोई पार्टी नहीं है, हाँ कहीं पर कम कहीं ज्यादा ये जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या, मैं राघवेंद्र सिंह जी आऊंगा सर, एडीआर की रिपोर्ट में कोई एक दल अकेला नहीं है सर, कोई एक दल अकेला नहीं है जिसने आपराधिक प्रवृत्ति के, आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दी हो। तमाम दल हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी ने रियायत कर दी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महेंद्र यादव जी, किस हिसाब से चाल, चरित्र और चेहरे की बात की जाती है कि हमारी चाल भी सही है, चरित्र भी सही है और चेहरा भी सही है, और जब मौका होता है तो टिकट देने में कोई कोताही नहीं होती, दल कोई भी हो। बात जो आप कर रहे हैं उससे भी कुछ ज़्यादा भयंकर है। दिक्कत यह है कि मान लीजिए किसी को किसी प्रत्याशी को इस वजह से कि उसके ऊपर काफ़ी आरोप हैं, काफ़ी आपराधिक छवि है, कोई एक पार्टी टिकट काट देती है, मान लीजिए ए पार्टी टिकट काट देती है उसको, तो उसको फिर बी पार्टी ले लेगी। जैसे दयाशंकर सिंह का ही मामला चल रहा है कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं दे रही है तो उनके लिए एडवांस में सपा के पास टिकट रखा है। ऐसे ही जो अपराध से घिरे मामले हैं या जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको अगर एक पार्टी टिकट काट रही है तो, और दूसरी पार्टी कह रही है कि भाई उसको आप क्यों टिकट दे रहे हो, अपराधी है, क्या उसके पीछे मंशा ये तो नहीं है कि अच्छा भाई ताकि वो टिकट काट दें ताकि हम उसको टिकट दे दें। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो इसमें ये अपराध का मामला, ये दोनों गठबंधन या दोनों मोर्चे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन दोनों के ऊपर ही ये खड़े नहीं बैठते हैं। दोनों को ही इस मामले में अगर कटघरे में खड़ा करना है तो दोनों ही कटघरे में खड़े होंगे। और ये बात भी बस बराबर आएगी कि जिन नेताओं के ऊपर इन्होंने अभी राघवेंद्र जी ने गिनाया कि इनके ऊपर इतने केस हैं, अरे उनकी सरकार आएगी तो वो केस वापस ले लेंगे। और उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बरी हो गए हैं, कोई खेल चल रहा है क्या कि जब जिसकी सरकार आएगी वो अपने से जुड़े लोगों के केस वापस ले लेगा? नहीं, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो गई ना जी। बिल्कुल बिल्कुल वही बात हो रही है ना। जब इन्होंने अपने ऊपर के ले लिए तो समाजवादी पार्टी भी लेगी, और उसके पहले जब इनकी सरकार रही तो उन्होंने भी लिए ही है। राघवेंद्र सिंह साहब, इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि जो कानून का नपना है ना वो एक होना चाहिए। अपराधी को अपराधी की नजर से देखा जाना चाहिए, न कि इस नजर से कि ये बीजेपी का, ये सपा का, ये कांग्रेस का, ये बसपा का, या फला का, या ढिका का। एक आरोप ये लगता है कि एक इनामी अपराधी प्रशासन की मौजूदगी में क्रिकेट टूर्नामेंट में वहां पर शामिल होता है, बैटिंग करता दिखाई देता है और प्रशासन के लोग सुरक्षा देते हैं। सवाल तो उठेंगे ना सर? देखिए, अक्षय सिंह जी कमाल करते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। जितने भी मुकदमे थे वो राजनीतिक मुकदमे थे। उनकी तुलना ये लोग मुख्तार अंसारी से कर रहे हैं, जो स्थापित डकैत है, जिसके विरोधी के और अपहरण के, लूट के 4% से ऊपर मुकदमे दर्ज है, साधारण नहीं है। मुख्तार अंसारी के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जेल में पक्का तालाब बनवाया था कि उनको ताजी मछलियां मिल जाए। मुख्तार अंसारी के लोग अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर तो सर धनंजय सिंह के लिए पेश प्रशासन क्यों तैयार कर रहा था? राघवेंद्र सिंह साहब, सवाल तो ये भी है ना। बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। आजम खान ने नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनवाया था। ये लोग साबित अपराधी लोग हैं, कमाल करते हैं। अब राजनीतिक मुकदमों की तुलना आपराधिक मुकदमों से कर रहे। बुलंद देवी कौन
स्थापित डकैती। धनंजय सिंह कौन है? राजनीति को जेल में राघवेंद्र सिंह जी, ला करके इन्हीं जैसे लोगों ने स्थापित राघवेंद्र किया। सिंह जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, भार्गव साहब, भार्गव साहब, अरे अरे भार्गव साहब सुनिए ना, अरे सुनिए, आप श्रद्धा सुमन चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए सर, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा 30 सेकंड का मौका। राघवेंद्र सिंह साहब, धनंजय सिंह पर जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? प्रशासन क्यों पिच तैयार कर रहा था उनकी बैटिंग के लिए? इनाम तो आप ही लोगों की सरकार में रखा गया ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है जो स्थापित अपराधी हो या अपराध की श्रेणी में आते हो। आप टिकट देख लीजिए, हम लोग जो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए। सर, एक इनामी अपराधी, एक इनामी अपराधी जिसके रसूख के इस्तेमाल की बात कही जाती है, प्रशासन की मौजूदगी में क्रिकेट खेलता है, विपक्ष उसी पर तो सवाल उठा रहा है, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे, आप टिकट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, आप ये बताइए नाहिद हसन कौन है? नाहिद हसन मुजफ्फरनगर दंगे का मुख्य आरोपी है। अरे सर, धनंजय सिंह कौन से साधु हैं? जा रहा है राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी, धनंजय सिंह कौन से साधु हैं? उनको टिकट देके क्या मैसेज देने का काम सर, कर रही वो है? कहाँ के संत हैं ये भी तो बता भारतीय दीजिए। जनता पार्टी इस प्रकार से अपराधियों को टिकट नहीं देती है। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता साहब, पार्टी ने राघवेंद्र सिंह साहब, अब टिकट- 25,000 के इनामी को भी टिकट दीजिएगा क्या? नहीं, हम लोग नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी के मैं दर्जनों लोग बता दूं, समाजवादी पार्टी ने स्थापित अपराधियों को टिकट दिया हुआ है। स्थापित अपराधी का मतलब है कूट, हत्या, बलात्कार, फिरौती से मुकदमे दर्ज है, साधारण नहीं है। नाहिद हसन को साधारण व्यक्ति नहीं है, हाँ। हाजी यूनुस को साधारण सर, अपराधी नहीं है। आपके नेताओं पर चौधरी आरोप असलम लगते को हैं तो साधारण आप अपराधी सीधा नहीं है। कहते हैं कि टीपी यादव को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। स्वीकार करिए। आप साजिश क्या कर पल्ला झाड़ लेते हैं, समाजवादी दूसरों पर आप पार्टी कहते हैं कि का भाई उत्तर वो तो प्रदेश में आदतन अपराधी रहा है, तो सर खुला क्यों घूमता रहा? अब तक तो फांसी पर लटका देना चाहिए था। 5 साल हो गए ना सर सरकार को आपकी। नहीं, निश्चित रूप से वो कानून अपना काम करेगा, मुकदमे चल रहे हैं, ये सब फांसी पर ही लटकने तो वाले सर हैं। कानून को अपना इन काम सबको करने जिस दीजिए, प्रकार ये लोग अपराध लेकिन करते सवाल हैं, ये है उनको कि न्याय एक तरफ का अपराधीकरण की, न्याय हालांकि हम का दयाशंकर सिंह की बात करेगा। लेकर आए थे, देखिए श्रीमान लेकिन जी, बात कहते हैं ना कि जब निकलती है दूर तक जाती है, वो दूर तक पहुंच चुकी है। अच्छा जी, धैर्य रखिए। इन सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो कारनामे किए हैं, सभी एक एक करके दंडित होंगे। आप देख लीजिए सूची, कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। अभी आपने सुना महेंद्र यादव साहब को, वो तो कह रहे हैं कि सरकार अगर बदल जाएगी तो फिर अपराधियों की संख्या भी बदल जाती है, अपराधियों के नाम भी बदल जाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम सरकार में हैं तो अपने करीबियों के हम सारे मुकदमे, चाहे वो गंभीर अपराधों के क्यों ना हो, हम वो भी वापस ले लेंगे। यही परंपरा चलेगी क्या राघवेंद्र जी? चलो, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जेबा जी, ये तू मैं तो आप सुन पा रही हैं, तेरे अपराधी ये मेरे अपराधी। सवाल ये है कि अपराधी किसी का नहीं होता, ना अपराधी की कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। अपराध करने वाला अपराधी होता है और कानून को उसकी सजा देनी चाहिए, इंसाफ का तकाजा ये कहता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो परिस्थितियां बन रही हैं और खास तौर पर इस पर जो सियासत का तड़का लगता है, लोग आपको नहीं लगता कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अपराधी माने किसको ना माने? मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप उनसे सवाल कुछ भी करिए, वो जवाब कुछ और ही देंगे। आपने इतनी बार धनंजय सिंह के लिए बोला, लेकिन उनकी तरफ से एक भी जवाब नहीं आया, क्योंकि वो बेचारे मजबूर हैं। उनका सरनेम देख के उनकी हिम्मत नहीं है कुछ बोल दे। इनको पूरे उत्तर प्रदेश में बस सरनेम देख के बस 2 ही माइनॉरिटी गुंडे हैं जो इन्हें गुंडे लगते हैं, और कोई माफिया इन्हें नजर नहीं आता है। तो ये पक्षपाती सरकार है, सरनेम देख के बुलडोजर चलाती है। इनका बुलडोजर जो है वो भी जातिवादी है, सिर्फ सरनेम देख के चलता है, अदरवाइज जहां इनका आदेश नहीं होता वहां वो नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी बात है ना, ये एडीआर की रिपोर्ट मानते हैं ना ये कुछ। देखिए समाजवादी पार्टी क्यों कह रही है नई हवाएं नई सपाएं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करके बहुत बदलाव लाने की कोशिश की है। और आज भी अगर आप संसद में भी देखेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एमपीज भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैक्सिमम पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो जी जी, इस तरीके के अपराधी, अब ये कह रहे थे कि राजनीतिक अपराध उन पे लगे थे। आप ये बताइए, भड़काऊ भाषण, दंगा उकसाने के भाषण देने वाले संगीन अपराधों में मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थी, लेकिन वो वापस ले लेते हैं।
भाई शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जी ने पहला कोई काम किया तो अपनी संगीन धाराएं वापस ली। हाँ। तो भाई ये वो चाल चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी है जो अपने धाराएं चले खैर, अब तो नहीं इस पर लगते निगाह हैं और रखने की दूसरों जिम्मेदारी धाराएं निर्वाचन काफी आयोग संगीन की है। लगती हैं। निर्वाचन आयोग तो को इस बेहतर पर यही होगा कदम कि उठाने चीजें हम लोग- चाहिए, ना कि जैसा कहा जाता है कि काठ की पुतली बनकर किसी तरह के फैसले लिए जाने चाहिए, क्योंकि देश में संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी है। लेकिन जेबा जी, जो आरोप बार बार लग रहे हैं कि जैसा कि ये उनका अपराधी, ये हमारा अपराधी, इस तरह की चीजें जब होने लगती है, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। आपने कहा कि नाहिद हसन को साजिशन फंसाया गया, क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक साजिश इसके पीछे वजह है, नाहिद हसन को फंसाने के पीछे? देखिए, भारतीय जनता जी। मुकदमे विपक्ष पे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पे इतने झूठे अपराध लगे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। नाहिद हसन को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि साजिशन हमारे लोगों को, क्योंकि पता था कि पहले भी चुनाव जीते हैं, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, तो साजिशन उनपे इस तरीके की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उन्हें फंसाने के लिए। और जैसे ही नामांकन का तारीख पास आता है, तुरंत ही वारंट इशू हो जाता है। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई और लास्ट टाइम पे अरेस्टिंग हुई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कि जब चुनाव में करीब होता है सत्ता का पावर का तभी दुरुपयोग कर क्यों रही जो है। एजेंसियां हैं सरकार के अंडर में अधीन जो एजेंसियां हैं वो इतनी सक्रिय हो जाती हैं। दयाराम भार्गव साहब, वापस हम एक बार फिर आ रहे हैं, क्योंकि बात हमने दयाशंकर सिंह से शुरू की थी। आप लोग इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में लगातार बने हुए हैं। ओपी राजभर साहब ये दावा कर रहे हैं, इस दावे पर अभी भी अडिग हैं? बिल्कुल अडिग है। मैंने अच्छे भाई कहा ना, ये नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी जो भी बात बोलते हैं बड़े बेबाकी से और खरा खरा सही तथ्यों को रखने का काम करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में शामिल होकर के कैबिनेट मंत्री थे, 3 महीने सरकार की क्रियाकलापों को देखा, 18 महीने शासन में रहने के बाद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि शासन सत्ता में बैठे हुए जितने भी हमारे प्रशासनिक नुमाइंदे हैं, थाने चौकी पर, तहसील पर, ब्लॉक में गरीबों की सुनवाई, दलितों की सुनवाई, माइनॉरिटी की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए दयाशंकर सिंह पर मेरी बात सुनिए, मैं वही आ रहा हूं, सुनिए, मैं वही आ रहा हूं। दयाशंकर सिंह पर ये भी आरोप लगते रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, आप लोग ही आरोप लगाते रहे हैं कि विरोधी खेमों में सेंध लगाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने उनको सौंप रखी है। कई ऐसे नेता रहे हैं जो दल बदल कर चुके हैं। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इनकार करते हैं कि नहीं हमें दयाशंकर सिंह नहीं चाहिए, तब ओपी राजभर क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी हो जाता है। देखिए, हमने आपको बताया ना, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया जिसको मरे खो जाए, सीधी सी बात है। नेताजी ने कहा, हम भी कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को 10 बजे एक गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। इसको तथ्य को समझिए। जब माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर की साझा रैलियां होना शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, प्रवक्ताओं के, सांसदों के रैलियों में लोगों को आना बंद हुआ, तो इन्होंने एक अलग से उगम छोड़ने का काम किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, माननीय चुनाव आयोग का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आज देख लीजिए, आज भी बता रहा हूं मैं, जितने भी लोग हैं, आप गांव में चले जाइए, जो दबे कुचले लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको वाकई में 5 साल की सरकार में किस तरह यातना, मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं दयाशंकर भाई भी, कहीं ना कहीं दयाशंकर भाई भी भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है। मतदाता ही तय करेंगे, क्योंकि जनता को जनार्दन आप लोग मानते हैं ना। बिल्कुल। महेंद्र यादव साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे कि जो दावे सभी के अपने अपने हैं, कोई 300 पार, कोई 400 पार, या कोई ये दावा कर रहा है कि परिवर्तन की लहर चल रही है। सबके दावे अपनी अपनी जगह हैं, हम सबके दावों को मानते हैं कि चलिए ठीक है, कम से कम नतीजों के पहले दावा करने का अधिकार तो राजनीतिक दलों के पास होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में देखने को मिल रही है, बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, और जो कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी बीजेपी का कोई मुकाबला कर रही है मजबूती के साथ, तो वो है समाजवादी पार्टी। क्या सिनेरियो देख रहे हैं? दल बदल की अभी भी संभावनाएं हैं क्या? दल बदल की संभावनाएं, अब जो दल बदल होगा या हो रहा है, वो उस तरह का दल बदल नहीं है। अब तो जिसको टिकट नहीं मिल रहा है तो वो लोग आ रहे हैं। बाकी ये कहना बिल्कुल सही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि एकदम कमजोर पड़ रही हो, ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी एकदम से ही जितनी लहर दिख रही है उसको कर ही ले।
ये सब कह पाए, ये सारी चीजें अब जैसा कि आप लोगों ने कहा 10 मार्च को ही रैलियों तय में भीड़ हुई। जिस तरह से उमड़ अभी रही है, मैं सिर्फ अभी किसानों की नाराजगी है। अभी मैं सिर्फ एक सवाल का जो यहाँ से बात शुरू हुई थी वहां से एक जरूर उठाना चाहता हूँ कि अब कल जो होगा वो होगा, परसों जो होगा वो होगा। आज हम दयाशंकर सिंह को राष्ट्रवादी माने या समाजवादी विचारधारा पर चलने वाला माने, इस बात का जवाब हमें मिल जाना चाहिए था। चले बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि करता जय हूं। समाजवाद का नारा बुलंद करते हैं या फिर राष्ट्रवाद नहीं के करते नारे क्या को है वो बुलंद ठीक करते है, नजर आज आते क्या हैं? है, आज क्या है ये देखना है बस। बिल्कुल, यही तो गफलत है। इसीलिए तो पिछले 1 घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं कि परिस्थिति क्या कुछ बनती नजर आ रही है। लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो हर बार काफी दिलचस्प होती है। हाँ, समीकरण कुछ उलट पलट सकते हैं, लेकिन जो सियासी मिजाज उत्तर प्रदेश की सियासत कर रहा है, चाहे वो लोकसभा के आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हर बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के मन को भाप पाना इतना आसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।